जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। हमने लास्ट बार में हमने जो आपके पास शेड्यूल भेजा हुआ था उसमें हमने पहले दिन अर्थात मंडे को राज्य व्यवस्था, दूसरे 2 दिन विज्ञान को पढ़ना था, लेकिन कल कुछ तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से क्लास को नहीं ले पाए थे और आज हम लोग उसी रंदम को आगे बढ़ाते हुए जीव विज्ञान का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, हमने कहा जीव विज्ञान शब्द में लिखा होगा बायोलॉजी। इस बायोलॉजी को हम आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं। इस बायो को देखना तोड़ करके बायोलॉजी। बायो का अध्ययन क्या होता है? जीव। लॉजी का होता है अध्ययन। लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, मतलब जीव का अध्ययन। आसान भाषा में कह सकते हैं बायोलॉजी में क्या होता है? जीव का अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन। हम बात करें इसके जनक की, बायोलॉजी के जनक कौन हुआ करते थे? तो अरस्तु। आपने अच्छे से इसका नाम सुना होगा। इन्हीं को ही अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोलते हैं और यह इनका जो निवास स्थान था वो क्या था? ऑस्ट्रिया। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। आशा है कि आप भी समझ गए होंगे। अब इसको पढ़ने के लिए बड़ी समस्या आई, क्योंकि यहाँ पर आते हैं सजीव होते हैं, कुछ होते हैं निर्जीव। तो दोस्तों यहाँ पर सजीव और निर्जीव के बारे में आज हम आपको बता देते हैं। आने वाले दिनों में इसकी समस्या आपके पास नहीं होनी चाहिए। 2 शब्द लिखे हैं, सजीव और निर्जीव, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पर बात करें सजीव की तो कुछ गुण होंगे। सिंपली भाषा में यही बोल देते हैं ना लोग दोस्त कि जो चल फिर सकता है वो जीव है, सजीव है, और जो चल फिर नहीं सकता वो सजीव नहीं है। तो दोस्तों आज आशा करते हैं कि ये जो गलतफहमी है आपकी आज दूर कर देंगे हम। सजीव में होता क्या है? वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। दूसरा क्या होता है? प्रजनन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या शब्द लिखे हैं? वृद्धि और प्रजनन। बात करते हैं हम, जैसे कि आपने देखा कि जो चल फिर सकती हैं वो सजीव हैं, जो चल फिर नहीं सकती हैं वो निर्जीव हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, क्या वो भी चलते हैं? दोस्तों आप यही कहेंगे कि नहीं चलते हैं। जब नहीं चलते हैं तो फिर वो सजीव कैसे? आपकी परिभाषा के अनुसार, क्योंकि आपने कहा है जब जो चल फिर सकता है वो सजीव है, जो चल फिर नहीं सकता वो निर्जीव है। मतलब मानव तो चलो ठीक है, जानवर है वो ठीक है, जंतु जितने भी होंगे सब चल फिर सकते हैं, अर्थात स्वयं से मूवमेंट कर सकते हैं, वो सभी सजीव हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ पौधे, वृक्ष, झाड़ी नुमा जो आ जाते हैं, ये क्या चल फिर सकते हैं स्वयं से? वो जहाँ के तहाँ एक स्थान पर यथास्थित बने रहते हैं, क्या वो चल सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं चल सकते। तो हम कहते हैं कि वो जीवित हैं या नहीं? तो आप यही कहेंगे कि नहीं सर जीवित तो हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि वो निर्जीव नहीं है, वो क्या है? सजीव हैं। वो सजीव क्यों हैं आज बताना चाहते हैं। वृद्धि मतलब क्या है? वृद्धि किस तरह से होगा? तो आप देख रहे होंगे हम छोटा सा पेड़ लेकर के आए, उसे लगाए, फिर वो साल 2 साल में या वर्षों में बहुत बड़ा हो जाता है, और कई वर्षों बाद देखें तो वही वृक्ष हमारे लिए छाँव की काम करता है, कभी फल देता है, तो हमारे लिए कभी घर बनाने के लिए लकड़ी भी देता है। तो ये कब हुआ? उसमें वृद्धि हुई। क्या हुई है? वृद्धि हुई। वो हुआ कैसे है? कोशिकाओं के संगठन के द्वारा। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज ये सजीव और निर्जीव समझ में आ रहा होगा। वृद्धि हो गया। अगला क्या कहें? प्रजनन। प्रजनन का अर्थ यह होता है कि जो जीव है, अर्थात पेड़ पौधे, आपने देखा होगा आम का पेड़ है और उसने प्रजनन के द्वारा जो आम की गुठली बनी होती है उससे जाकर के ज़मीन में जब से रोपण कर देते हैं तो उससे एक अंकुर निकलता है और उस पेड़ को ले जाकर के लगा देते हैं। तो दोस्तों वह पेड़ भी अपने आप जैसा ही बन चुका होता है, अर्थात प्रजनन क्रिया में वो होता है जहाँ पर 2 युग्म आकर के आपस में मिलते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोस्तों आशा है कि इस मामले में आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ये प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। आइए दोस्तों हम आज आपको और समझाते हैं। अब आपको जो भी प्रश्न या क्वेरी हो सजीव और निर्जीव को लेकर के, उम्मीद है कि अब खत्म हो चुकी होंगी। यदि इससे संबंधित कोई भी आपके पास अभी भी प्रश्न हो तो
आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसे भी दूर कर देंगे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि आपको इसके बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े। सजीव और निर्जीव के बारे में आपको पता चल चुका है। जब सजीव के बारे में मैंने बताया है तो जस्ट इसका अपोजिट निर्जीव होगा, मतलब जो वृद्धि ना करे, जो विकास ना करे, जो प्रजनन ना करे, मतलब जैसे था वैसे ही अनंत काल तक बना रहे, उसे ही निर्जीव बोलते हैं। जैसे कि टेबल लेकर के आए आप, कौन सी डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल, तो क्या वो ऐसा होता है दोस्तों कि 2-4 वर्षों के बाद उस टेबल में विकास हो जाता है या वो बड़ी हो जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर निर्जीव और सजीव के बारे में आपको अच्छे से पता हो गया होगा। आगे देखते हैं हम अब लोग। अब इसी के आधार पर हमने इसे 2 प्रकार से बांटा है जीव विज्ञान, क्योंकि हमने कहा हुआ था यहाँ पर जीवों का अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन हम 2 तरह से करेंगे, एक तो होगा जंतु, दूसरा होगा वनस्पति। पेड़ पौधों का अलग से करेंगे और जंतुओं का अलग से करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग वनस्पति के बारे में। तो वनस्पति ये शब्द लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं हम लोग बॉटनी। बॉटनी में आकर के देखें तो बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधे वनस्पति जितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, लगभग बात करें 500 प्लस प्रकार की प्रजातियां, 5000 प्लस प्रकार की प्रजातियां होती हैं जो बड़े बड़े वनों या जंगलों में होते हैं। बहुत सारी प्रजातियों के आपको पेड़ पौधे वृक्ष मिल जाते हैं। बात करें इनके अध्ययन की तो इनके अध्ययन करता हुआ करते थे थियोफ्रेस्टस। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटिनम। इसका पुस्तक का नाम है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान अर्थात सीधे तौर पर कहे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो नाम ले आपको याद रखना होगा थियोफ्रेस्टस का, क्योंकि ये कई बार शॉर्ट में ही डायरेक्टली पूछ लेता है। ऐसे ही जंतु विज्ञान में भी पूछता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो इनके जनक अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी। ये वही अरस्तु हैं जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और जिन्होंने जीव विज्ञान की स्थापना करता जनक कहे गए हैं। अब बात करें जीव विज्ञान शब्द की, बात करें हम लोग जीव विज्ञान शब्द की, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, लेकिन जीव विज्ञान जो शब्द दिया गया है वो दिया गया था लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। इन 2 लोगों के नाम भी आपको याद रखने होंगे। दोस्तों हो सकता है कभी पूछ बैठे कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो आपको याद रखना होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा दिया गया है। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं अब इनके बारे में। अब यहाँ पर भी देख रहे होंगे पेड़ पौधे हों या फिर जंतु हो, इन सब में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं मतलब सेल होती हैं। अब कोशिकाओं के संगठन के द्वारा या उनके उत्पाद के द्वारा, कोशिकाओं के संगठन के द्वारा या उनके उत्पाद के द्वारा शरीर में कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे वृद्धि होना, विकास होना, प्रजनन होना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। प्रजनन के अंदर हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों हमने देखा गया कोशिकाओं के संगठन द्वारा ही वहाँ पर विकास होता है, वृद्धि होती है, उत्तेजना आती है, मन में उत्साह आ जाता है या उपापचय क्रियाएं कुछ होती हैं। तो ये सब कैसे होती है? कोशिकाओं के संगठन के द्वारा या फिर उनके द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद के द्वारा। दोस्तों आशा है कि कोशिकीय संगठन में अब अंदर जाकर के पढ़ेंगे हम लोग कोशिका को, तो आपको और अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है उपापचयी। उपापचयी क्रियाओं के द्वारा 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है उपचयन और एक होती है अपचयन। उपचयन जिसे बोलते हैं हम एनाबोलिज्म और दूसरे वाले को बोलते हैं कैटाबोलिज्म रिएक्शंस। अब बात करें हम एनाबोलिज्म, मतलब ये है उपचयन मतलब जो होती है उपचयन। सीधे बात करें हम लोग तो जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपचयन। आपने यहाँ पर देखा होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके बाद बन जाता है जाकर आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसी क्रिया हो जाती है। तो ये आ जाती है इसमें एनाबोलिज्म रिएक्शंस में, अर्थात बात करें हम लोग उपचयन क्रिया में इसे रख लेते हैं। बात करें सरल कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन उसे कहाँ पर जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जस्ट इसके अपोजिट होता है अपचयन, जिसे हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म रिएक्शन। अर्थात बात करें वहाँ पर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। आशा है कि दोस्तों उपचयन और अपचयन भी आज आपका क्लियर हो गया होगा। और डिटेल में देखने के लिए हम लोग जब अंदर जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, ट्रस्ट करिएगा मुझ पर।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा हुआ है जीवों का वर्गीकरण। अब बात आ जाती है सबके पास, हमने अभी देख लिया यहाँ पर कुछ क्रियाएं हुई, यहाँ पर जब क्रिया हुई तो वहाँ पर वृद्धि और प्रजनन भी हो रहा है और आगे आगे जीव का विकास भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है आगे आकर के जब जीव बहुत सारे हो जाएंगे तो इनके अध्ययन के लिए हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब समस्या उत्पन्न होगी तो इनको बांटने के लिए कोई ना कोई विभाग रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ जीवों का वर्गीकरण। ये जीवों का वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुआ करता था, वही अपना जो जीव विज्ञान का जनक था, उसने नाम है उसका अरस्तु। अरस्तु ने 2 भागों में बांटा था, एक में कहा था लाल रक्त सहित, दूसरे में कहा था लाल रक्त रहित। मतलब दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिसमें जो खून है या जो ब्लड है लाल होगा उसको एक श्रेणी में रखा, और जिस ऐसे जीव जिनका खून या फिर ब्लड लाल नहीं है उनको अलग श्रेणी में रखा। लेकिन इनका जो ये मॉडल था ये मान्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसके आगे एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है लीनियस। लीनियस ने इसे समझाने के लिए उसने भी 2 ही पादप रखे, एक उसने कहा पादप जगत, दूसरा उसने कह दिया जंतु जगत। दोस्तों आपको याद होगा जैसे कि हमने अभी बताया हुआ है, ऊपर भी ऐसे ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सा लिखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बस उसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हुए लीनियस ने कह दिया पादप जगत और जंतु जगत। दोस्तों यहाँ पर पादप जगत और जंतु जगत, अब ये तो कुछ पल के लिए मान रहा है जब तक बात करें 1969 के पहले तक, तब तक तो माने चला। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं R.H. व्हिटेकर नामक एक व्यक्ति आते हैं और इन्होंने इसके 1969 में अपना नियम पेश करते हैं और ये जो लीनियस का सिद्धांत था द्विआर्की, इसे समाप्त करके इसे 5 जगत कह दिया। क्या जगत कह दिया? 5 जगत, इसे 5 किंगडम के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आप जो प्रोटिस्टा, मोनेरा जैसे कई प्रजातियों के लोग होते हैं वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, R.H. व्हिटेकर ने इसे 5 जगत नाम दे दिया। ये पेश कब किया गया था? 1969 के टाइम पीरियड में जब इन्होंने ये पेश किया तो जाहिर सी बात है वो 5 जगत तो होंगे, लेकिन किस किस आधार पर होंगे उनके बारे में भी दोस्तों हम लोग बताते हैं। अभी एक शब्द लिखा हुआ है कोशिकीय जटिलता। यहाँ पर कोशिकीय जटिलता के द्वारा भी हम इस 5 जगतों को अलग अलग रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कोशिकीय संगठन, और अगला लिखा है कोशिकीय भित्ति और एक पोषण के आधार पर। तो इन 5 जो 4 है इनके आधार पर ही हम 5 प्रकार के जगत हैं उनको आगे वर्गीकरण करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का जो अपना लेक्चर है जीव विज्ञान, इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन के रूप में से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम लोग क्लास बाय क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। कल दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।